हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कैंपस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे अपन, मानव तंत्र। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने मानव श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में आपको बताया कि जो मानव का श्वसन तंत्र है 3 भागों में हमने बताया था, 3 भागों में बांटा जा सकता है उसे। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांस पेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र में हमने आपको बताया था कि 4 भाग हैं, नासिका, मुख, ग्रसनी और कंठ या स्वरयंत्र। निचले श्वसन तंत्र में 3 भाग है, श्वास नली, श्वसनी व श्वसनिका और फेफड़े। और श्वसन मांसपेशियों में हमने बताया था डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियों के बारे में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्वसन के क्रिया विज्ञान के बारे में कि जो श्वसन तंत्र है जिसके द्वारा श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है, वो श्वसन की क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। श्वसन की क्रियाविधि का मतलब क्या है, ये हमने तुम्हें श्वसन की परिभाषा में बताया था। श्वसन की परिभाषा, वायुमंडल से ऑक्सीजन श्वसन क्रिया द्वारा फेफड़ों में आती है, फेफड़ों से यह रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। कोशिकाओं के अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एनर्जी, ऊर्जा और CO2 मुक्त होती है। इस CO2 को यहां से रक्त दोबारा फेफड़ों में ले जाता है और फेफड़ों से फिर CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये श्वसन की परिभाषा में हमने आपको बताया था। अब हम ये देखेंगे कि जो ये श्वसन की क्रियाविधि है, क्रिया विज्ञान है, वो कैसे संपन्न होती है। तो स्टूडेंट्स, श्वसन की जो ये क्रियाविधि है, पूरा जो क्रिया विज्ञान है श्वसन का, इसे हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। श्वसन के क्रिया विज्ञान को कितने चरणों में बांट सकते हैं? 3 चरणों में। कौन कौन से हैं 3 चरण? देखिए, पहला इसका चरण है फुफ्फुसीय श्वसन, दूसरा इसका चरण है बाह्य श्वसन और तीसरा चरण है अंतः श्वसन। श्वसन के क्रिया विज्ञान को कितने चरणों में बांट सकते हैं? 3 चरणों में। श्वसन की क्रियाविधि को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 फुफ्फुसीय श्वसन, नंबर 2 बाह्य श्वसन और नंबर 3 अंतः श्वसन। अब याद रखने के तरीके से आपको याद रखना है ये कि जो ये श्वसन के क्रिया विज्ञान का जो ये प्रत्येक चरण है, इस प्रत्येक चरण में गैसों का जो विनिमय होता है वो श्वसन तंत्र के 2 स्तरों के मध्य होता है या 2 स्तरों के मध्य होता है। क्या याद रखना है भाई? प्रत्येक चरण में गैसों का विनिमय 2 स्तरों के मध्य होता है और उन 2 स्तरों के मध्य गैसों के विनिमय के लिए कोई ना कोई कारक उत्तरदायी होता है। कौन सी 2 चीजें याद रखनी है इनको पढ़ने से पहले? पहली बात, प्रत्येक चरण में गैसों का विनिमय 2 स्तरों के मध्य होगा और गैसों के विनिमय के लिए कोई ना कोई कारक उत्तरदायी होगा। जैसे देखिए, अब फुफ्फुसीय श्वसन है, फुफ्फुस यानी फेफड़े, तो सीधी सी बात आ रही है कि इस चरण में जो गैसों का विनिमय होगा, जो 2 स्तरों के मध्य होगा, उनमें से एक तो स्तर है फेफड़े, और फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई बताई थी हमने आपको कूपिकाएं। गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, बताया था हमने आपको। तो ये कोई एक कूपिका है। दूसरा स्तर कौन सा है भाई? दूसरा स्तर होता है अपना वायुमंडल। ठीक है भाई? तो फुफ्फुसीय चरण, जो ये फुफ्फुसीय श्वसन जो ये पहला चरण है, इनमें किन 2 स्तरों के मध्य होगा गैसों का आदान प्रदान? वायुमंडल और फेफड़ों की कूपिकाओं के मध्य। वायुमंडल से O2 समृद्ध जो वायु होती है वो कूपिकाओं के अंदर भर ली जाती है और कूपिकाओं में जो CO2 समृद्ध वायु होती है उसे यहां से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। अब उस कारक की बात करेंगे जो इन दोनों स्तरों के मध्य गैसों के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी होता है। वो कारक है, प्रमुख कारक, एक तो डायाफ्राम का
संकुचन व शिथिलन। एक कारक तो क्या है भाई, डायाफ्राम का संकुचन शिथिलन, जिसमें हमने बताया था जब ये संकुचन करता है तो O2 फेफड़ों में भर ली जाती है और जब शिथिलन करता है तो CO2 बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, अब जब डायाफ्राम का संकुचन और शिथिलन होता है तो जो ये वायुमंडल और कूपिकाएं हैं इनके मध्य उत्पन्न होता है भाई ऋणात्मक दाब प्रवणता, क्योंकि जब ये संकुचन करता है डायाफ्राम तो अपने फेफड़े जो है वो फूल जाते हैं, कूपिकाएं फूल जाती हैं, स्पेस ज्यादा हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, तो बताओ इसकी और इसकी जो दाब प्रवणता है उसमें इसकी तुलना में इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां दाब प्रवणता अधिक और यहां कम, तो ऑक्सीजन समृद्ध वायु कूपिकाओं में आ जाएगी। क्या कह रहे हैं हम, डायाफ्राम संकुचन करेगा, इनका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो यहां ऋणात्मक दाब प्रवणता क्या हो जाएगी, इसकी तुलना में कम, तो वायु O2 समृद्ध वायु इसके अंदर भर ली जाएगी। और जब ये शिथिलन करेगा, सिकुड़ेगा तो आपको पता है कि इसकी तुलना में इसकी जो दाब प्रवणता है वो क्या हो जाएगी, कम, इसलिए CO2 समृद्ध वायु बाहर निकाल दी जाए। सीधी सी बात है, ये सिकुड़ेगा तो यहां का दाब अधिक, यहां का दाब कम, तो ऋणात्मक दाब प्रवणता उत्पन्न हो गई यहां, इसलिए CO2 समृद्ध वायु बाहर निकाल दी जाए। कहने का मतलब क्या है, फुफ्फुसीय श्वसन में क्या होगा, तो इस चरण में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो वायुमंडल और फेफड़ों की कूपिकाओं के मध्य होता है, और यह जो आदान प्रदान है वो इन दोनों के मध्य उत्पन्न ऋणात्मक दाब प्रवणता और डायाफ्राम के संकुचन व शिथिलन के कारण होता है। ठीक है भाई, दोबारा सुन लो। श्वसन का क्रिया विज्ञान हमने बताया था 3 चरणों में बांट सकते हैं अपन इसको, फुफ्फुसीय श्वसन, बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन। फुफ्फुसीय श्वसन, इन तीनों यदि चरणों की हम बात करें तो प्रत्येक चरण में गैसों का आदान प्रदान जो होगा वो 2 स्तरों के मध्य होगा, इसमें भी 2 स्तरों के मध्य, यहां और यहां, और प्रत्येक चरण में दोनों स्तरों के मध्य गैसों का आदान प्रदान जो होगा उसके लिए कोई ना कोई कारक उत्तरदायी होगा। फुफ्फुसीय श्वसन की बात करें तो इस चरण में गैसों का आदान प्रदान कौन से 2 स्तरों के मध्य हो रहा है, नंबर 1 वायुमंडल और दूसरा स्तर है फेफड़ों की कूपिकाएं। इनके मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है, तो एक तो है वही इन दोनों के मध्य उत्पन्न ऋणात्मक दाब प्रवणता और डायाफ्राम के संकुचन व शिथिलन के कारण। ठीक है, उसके बाद आता है अपना बाह्य श्वसन। अब देखिए जो O2 समृद्ध वायु है वो कूपिकाओं तक आ गई। कूपिकाओं में हमने बताया था कि इसका जो आंतरिक स्तर होता है उसमें रक्त केशिकाओं का सघन जाल या समूह पाया जाता है। रक्त केशिकाएं रक्त वाहिनियों का एक प्रकार है जिसमें रक्त बहता है। तो होता क्या है, दूसरे चरण में बाह्य श्वसन में अपन कल्पना कर रहे हैं कि ये रक्त वाहियां हैं जो इसके सीधे संपर्क में कूपिकाओं के, और इसमें रक्त बह रहा है। तो दूसरे चरण में जो गैसों का आदान प्रदान होगा वो इन 2 स्तरों के मध्य होगा। कौन से 2 स्तर, एक तो कूपिकाएं और दूसरा रक्त केशिकाओं या रक्त वाहिनियों में प्रवाहित रक्त के मध्य। मतलब O2 समृद्ध वायु कूपिकाओं से कहां आ गई, रक्त में, और रक्त जो CO2 समृद्ध वायु को लेके आया था उसे कहां भेज देगा, वो कूपिकाओं में। और यह जो चरण है या यह जो आदान प्रदान है वो होता है कौन से कारक के कारण, तो इन दोनों के मध्य आंशिक दाब में अंतर के कारण। यहां रक्त में यदि हम बात करें तो रक्त ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो CO2 मुक्त होती है उसको ला रहा है, मतलब CO2 की मात्रा या CO2 का दाब, CO2 जनित वायु का दाब यहां अधिक है, और फेफड़ों में O2 समृद्ध वायु भरी थी वायुमंडल से आके, तो यहां इसका दाब अधिक है। तो दोनों में क्या हो गया, अंतर। यहां O2 का दाब अधिक, यहां कम, तो O2 यहां आ गई, यहां CO2 का अधिक, यहां कम, तो CO2 कूपिकाओं में चली गई। तो जो ये आंशिक दाब है गैसों का, तो गैसों के आंशिक दाब में अंतर के कारण बाह्य श्वसन में
जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इन दो स्तरों के मध्य होता है। कौन से दो स्तर? कूपिकाओं और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित रक्त के मध्य। ठीक है, बाह्य श्वसन में गैसों का आदान प्रदान किन दो स्तरों के मध्य हुआ? कूपिकाओं और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित रक्त के मध्य। और यह जो आदान प्रदान होता है उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है? इन दोनों गैसों के आंशिक दाब में अंतर के कारण। ठीक है भाई। अब आता है अपना अंत्य श्वसन। यह जो चरण है, इस चरण में जो गैसों का आदान प्रदान होगा भाई, वो होगा रक्त वाहिनियों में बह रहे रक्त और जो ऊतक होते हैं अपने शरीर के, उन ऊतकों के मध्य। मतलब रक्त वाहिनियों, रक्त में जो O2 थी वो O2 इसे कहां पहुंचा देगी? शरीर के प्रत्येक ऊतक में। और ऊतक में जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 बनी थी वो CO2 कहां चल जाएगी? रक्त में। और यह जो आदान प्रदान होगा इन दोनों स्तरों के मध्य, वो होता है विसरण के कारण। कौन सी क्रिया के कारण भाई? विसरण क्रिया के कारण। विसरण यहां क्यों होता है? क्योंकि यहां ये रक्त और ये ऊतक आपस में सीधे संपर्क में रहते हैं, और जब कोशिकाएं बाह्य किसी पदार्थ के सीधे संपर्क में होती हैं तो विसरण क्रिया द्वारा वहां गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। तो यहां इन दो स्तरों के मध्य, रक्त और शरीर के ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान कौन सी क्रिया के कारण होता है भाई? विसरण क्रिया के द्वारा। यदि इन तीनों चरणों को अपन एक साथ जोड़ के देखें तो देखिए, ये वायुमंडल से ऑक्सीजन चली यहां से कूपिकाओं में, कूपिकाओं से रक्त में, और रक्त से कहां पहुंच गई? शरीर के ऊतक में। यहां पहुंचते ही जो ये ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकरण करती है ग्लूकोज का, जिससे मुक्त होती है CO2। ये CO2 ऊतक में बनी, यहां से रक्त ने ली, रक्त से कूपिकाओं में, और कूपिकाओं से पहुंच गई वायुमंडल। हो गया पूरा श्वसन की क्रिया। तो इस प्रकार हमारे अंदर जो श्वसन की क्रिया विधि है, श्वसन का क्रिया विज्ञान है, वो इन तीन चरणों में जाके संपन्न होता है। याद कैसे रखना है आपको? तीनों चरणों के नाम: फुफ्फुसीय श्वसन, बाह्य श्वसन, आंतरिक या अंतः श्वसन। प्रत्येक चरण में दो स्तरों के मध्य, जैसे फुफ्फुसीय श्वसन में दो स्तर, वायुमंडल और फेफड़ों की कूपिकाओं के मध्य होगा गैसों का आदान प्रदान। किसके कारण? इन दोनों के मध्य उत्पन्न ऋणात्मक दाब प्रवणता और डायफ्राम के संकुचन व शिथिलन के कारण। बाह्य श्वसन में कूपिकाओं और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित रक्त के मध्य, किसके कारण? गैसों के आंशिक दाब में अंतर के कारण। और अंत्य श्वसन में किन दो स्तरों के मध्य? रक्त वाहिनियों में प्रवाहित रक्त और ऊतकों के मध्य, किसके कारण? विसरण क्रिया के कारण। इस प्रकार हमारे अंदर श्वसन की क्रिया विधि या श्वसन का क्रिया विज्ञान संपन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां जाके जो अपन ये पाठ पढ़ रहे हैं मानव तंत्र, हमारे शरीर का दूसरा जो तंत्र है वो समाप्त हो जाता है, श्वसन तंत्र। एक चीज याद रखनी है कि जो ये श्वसन हो रहा है, श्वसन जो होता है अपने अंदर, इसकी यदि दर पूछ ली जाए मानव में श्वसन दर कितनी होती है, तो याद रखना एक स्वस्थ जो मनुष्य है उसकी, स्वस्थ वयस्क जो मनुष्य है उसकी श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य जो है उसकी जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है भाई? 15 से 18 प्रति मिनट होती है। तो यहां जाके भाई ये अपना संपन्न होता है श्वसन की क्रिया विधि। ठीक है, दूसरा तंत्र समाप्त हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इस पाठ का जो तीसरा तंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना परिसंचरण तंत्र। नाम से ही पता लग रहा होगा क्या कार्य करेगा ये तंत्र अपने अंदर, तो पदार्थों के परिसंचरण का कार्य करेगा। नाम से ही पता लग रहा है भाई कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं अपन? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या कार्य करता है? विभिन्न पदार्थ जैसे O2 व CO2 है, पोषक पदार्थ हैं,
हार्मोन्स हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, इन पदार्थों को, इन सभी पदार्थों को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने का कार्य करने वाला जो तंत्र है उसे ही क्या कहते हैं भाई? हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब विभिन्न पदार्थों को जो अपने अंदर लाने व ले जाने का कार्य करता है। अब प्रश्न आता है कि इस तंत्र के कौन कौन से घटक हैं जो इन कार्यों को करते हैं? मतलब यह तंत्र किन किन से मिलकर बना होता है, किन किन घटकों से मिलकर बना होता है? तो जो परिसंचरण तंत्र है, यदि इसके अब हम घटकों की बात करें तो परिसंचरण तंत्र के 4 घटक होते हैं, जिनमें से सबसे जो मुख्य महत्वपूर्ण घटक है, जो मुख्य रूप से परिसंचरण का कार्य करता है, वो है रक्त। परिसंचरण तंत्र का मुख्य घटक कौन सा है? रक्त है, जो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर इन सभी पदार्थों का परिसंचरण करता है। और इसके सहायक हैं सब, जिसमें दूसरा आता है अपने हृदय, हार्ट। ये जो हार्ट या हृदय है, ये परिसंचरण तंत्र का घटक कैसे? क्योंकि जो हृदय है वो ही एक ऐसे पंप रूपी संरचना के रूप में कार्य करता है अपने अंदर, जो रक्त को शरीर के सभी भागों में धकेलने का कार्य करता है। तीसरा परिसंचरण तंत्र का घटक आता है भाई रक्त वाहिनियां। अब बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है अपने अंदर, तो जो रक्त होता है वो वाहिनियों में नलिका समान संरचनाओं में बहता है। तो रक्त जिन नलिकाकार संरचनाओं में बहता है उन्हें क्या कहेंगे भाई? रक्त वाहिनियां। और एक परिसंचरण तंत्र का घटक है भाई लसिका। ये ऐसे लगा लो तुम, रक्त का ही एक दूसरा रूप है, मतलब रक्त से ही बना एक दूसरा रूप है जो भी हमारे अंदर पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये जो चारों हैं, रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियां और लसिका, ये सभी मिलकर हमारे परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, या फिर इन सभी पदार्थों के परिसंचरण का कार्य करते हैं, या परिसंचरण के कार्य में सहायता करते हैं। ठीक है, मतलब परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमें इन चारों घटकों के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जिस घटक के बारे में पढ़ रहे हैं हम, वो है रक्त। रक्त के बारे में पढ़ेंगे भाई इसके अंदर हम। अब रक्त क्या है? तो रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। तरल संयोजी ऊतक होता है ये, तरल संयोजी ऊतक आप सभी जानते हो, गहरे लाल रंग का होता है ये, गहरे लाल रंग का, और प्रकृति में होता है ये गाढ़ा तरल। मतलब न तो बिल्कुल तरल होता है, न बिल्कुल गाढ़ा, कुछ भाग तरल और कुछ भाग गाढ़ा। तो रक्त है क्या? तो हम कह सकते हैं कि जो रक्त है वो गहरे लाल रंग का गाढ़ा तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है भाई? गहरे लाल रंग का गाढ़ा तरल संयोजी ऊतक। ये जो घटक है परिसंचरण तंत्र का, जो ये रक्त है, ये ही हमारे शरीर के अंदर विभिन्न गैसों, हार्मोनों, पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। स्टूडेंट्स, जो रक्त है इसका निर्माण अपने अंदर होता है लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो। जो ये लाल अस्थि मज्जा है, इसके अंदर ही रक्त का निर्माण होता है। परंतु निर्माण से संबंधित जो एक चीज है वो तुम्हें याद रखनी है। इसमें यदि पूछ लिया जाए तुमसे कि नवजात शिशुओं के अंदर, किसमें भाई? नवजात शिशु जो होते हैं उनके अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो नवजात शिशुओं के अंदर रक्त का निर्माण होता है प्लीहा में। याद रखना है भी आपको। वयस्क हमारी यदि हम बात करें तो हमारे अंदर रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो के अंतर्गत होता है, लेकिन जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है।
रक्त एक क्षारीय तरल है, याद रखना भाई। कैसी प्रकृति का होता है ये? क्षारीय, जिसके पीएच का मान होता है 7.4। पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न इस पाठ में से कि रक्त के पीएच का मान लिखिए। तो रक्त का पीएच कितना होता है भाई? 7.4। मतलब ये कैसा तरल है? क्षारीय तरल। और यदि इसकी मात्रा की बात करें तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है लगभग 5 लीटर। ये कुछ सामान्य बातें हैं रक्त से संबंधित जो आपको याद रखनी है। पहली, रक्त क्या है? तो रक्त गहरे लाल रंग का गाढ़ा तरल संयोजी ऊतक होता है जो हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण या लाने ले जाने का कार्य करता है। निर्माण इसका लाल अस्थि मज्जा में होता है। नवजात शिशुओं में इसका निर्माण प्लीहा में होता है। और कैसा तरल है? तो हम बता रहे हैं कि ये एक क्षारीय तरल है जिसके पीएच का मान लगभग 7.4 होता है। और एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य जो है उसके अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है भाई? 5 लीटर होती है। अब स्टूडेंट इसमें पढ़ेंगे अपन रक्त के संगठन के बारे में। तो जो रक्त है इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसके संगठन कौन कौन से 2 भाग? एक इसका भाग है प्लाज्मा और दूसरा इसका भाग है भाई रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। रक्त के संगठन की बात कर रहे हैं हम, 2 भागों में बांट सकते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा याद रखना स्टूडेंट्स, प्लाज्मा इसके 45% भाग को बनाते हैं और जो ये रक्त कणिकाएं होती हैं वो प्लाज्मा 55% भाग को और रक्त कणिकाएं 45% भाग को बनाती है। प्लाज्मा क्या है? तो रक्त का जो तरल भाग है इसे ही क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा कहते हैं। और जो ये प्लाज्मा है वो हमारे अंदर हार्मोनों और जो पोषक तत्व हैं इनको लाने व ले जाने का, इनके परिसंचरण का कार्य करता है। रक्त के तरल भाग को ही क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा, जो हार्मोन और पोषक तत्व का वहन करता है, रक्त के 55% भाग का निर्माण करता है। इसके अलावा प्लाज्मा के यदि संगठन में देखें कि इसके अंदर क्या होता है, तो जो प्लाज्मा है इसमें भाई 92% तो इसका भाग होता है जल। अब जो 8% भाग बचा है इसमें, उस 8% भाग में कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। 92% तो इसमें जल हो गया। अब जो 8% बचा है उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये तो हुआ भाई किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा क्या क्या याद रखना है? रक्त के 55% भाग का निर्माण करता है। इस रक्त के तरल भाग को ही प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा हमारे अंदर हार्मोन्स और पोषक तत्वों का वहन करता है। प्लाज्मा के यदि संगठन की बात की जाए तो इसमें 92% तो जल होता है और शेष 8% जो इसका भाग है उसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब रक्त के दूसरे भाग की बात करते हैं हम, रक्त कणिकाएं। पहली चीज तो जो रक्त का गाढ़ा या ठोस भाग है वो ये रक्त कणिकाएं बनाती हैं। ठीक है, रक्त कणिकाएं रक्त के 45% भाग का निर्माण करती हैं। और जो ये रक्त कणिकाएं हैं इनके कार्य की बात करें तो O2 व CO2 का वहन करती हैं ये। और इसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन उत्सर्जी पदार्थों के परिसंचरण का कार्य करती हैं। ठीक है, अब जो ये रक्त कणिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। रक्त में पाई जाने वाली ये रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक इसका पहला जो प्रकार है इसका वो है लाल रक्त कणिकाएं या बोलते हैं इन्हें RBC। नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएं या बोलते हैं इन्हें WBC। और नंबर 3 बिंबाणु या प्लेटलेट्स। तो रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? RBC लाल रक्त कोशिकाएं, WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं और नंबर 3 बिंबाणु या प्लेटलेट्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो ये तीनों प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं
ये शरीर में करती क्या है, इनके बारे में कौन कौन सी जानकारी है देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जो ये लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो होती हैं, ये रक्त में पाई जाने वाली केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। याद रखना भाई, मतलब इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और लगभग होती हैं आकार में ये गोलाकार डिस्क नुमा होती हैं भाई, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो आरबीसी हैं वो केंद्रक विहीन लगभग गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी को क्या भी कहा जाता है भाई, एरिथ्रोसाइट। अब नाम से ही पता लग रहा है लाल, मतलब इसके रंग का रंग लाल होता है। कारण क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसमें एक वर्णक पाया जाता है भाई, हीमोग्लोबिन नाम का। हीमोग्लोबिन नाम का ये वर्णक पाया जाता है इसके अंदर, जिसके कारण जो ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी हैं, इनका रक्त लाल होता है। और जो ये हीमोग्लोबिन है वो श्वसन वर्णक के तौर पर भी कार्य करता है। श्वसन वर्णक का मतलब अभी हमने श्वसन तंत्र का, श्वसन का क्रिया विज्ञान बताया था आपको। कूपिकाओं से ऊतकों तक O2 को ले जाने कार्य रक्त ने, ऊतकों से कूपिकाओं तक CO2 का पहुंचाने कार्य रक्त ने। तो जो ये रक्त करता है, वास्तव में ये कार्य रक्त का ये वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। मतलब O2 ऐड होती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंच जाती है ऊतकों तक। CO2 ऐड होती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऊतकों से आती है कूपिकाओं तक। तो जो ये हीमोग्लोबिन है, ये ही इनका परिवहन करता है, मतलब श्वसन वर्णक के तौर पर कार्य करता है। जीवन काल इनका 120 दिन का होता है, लगभग 2-4 दिन कम ज्यादा। जीवन काल 120 दिन का मतलब क्या है कि जो आरबीसी निर्मित होती हैं 120 दिन तक अपना कार्य करती रहती हैं, लगभग 120, उसके बाद ये मृत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना इसको, क्या है ये इनका और जीवन काल, औसत जीवन काल। 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है, लगभग 120 दिन। अब एक चीज और इसमें याद रख लेना कि जब ये नष्ट हो जाती हैं तो नष्ट करने का कार्य कौन करता है भाई, बनी थोड़ी रहेंगी रक्त में नष्ट होने वाली। तो जो यकृत और वो प्लीहा है, ये आरबीसी को, मृत जो आरबीसी, क्षतिग्रस्त जो आरबीसी होती है, उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं ये अंग। इसलिए जो ये प्लीहा है, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है आरबीसी के बारे में। सबसे पहली, कैसी कोशिकाएं हैं ये रक्त में पाई जाने वाली, केंद्रक विहीन लगभग गोलाकार कोशिकाएं, डिस्क नुमा होती हैं ये। दूसरी चीज, इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। यकृत और प्लीहा इन्हें नष्ट करती हैं मृत और क्षतिग्रस्त के बाद, इसलिए यकृत व प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। उसके बाद आती है स्टूडेंट्स अपनी इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, नाम से ही पता लग रहा है रंगहीन है, कोई रंग इनका नहीं होता। इसके अलावा ये केंद्रक युक्त होती हैं भाई, इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। और तीसरी बात, अनियमित आकार की होती हैं। महत्वपूर्ण शब्द है भाई, मानव शरीर की एकमात्र कोशिकाएं जिनका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे अपन अमीबा देखते हैं ना, अमीबा के बारे में यही तो पढ़ते हैं कि अनियमित आकृति का होता ही है। ऐसे ही जो ये
श्वेत WBC जो होती हैं वो अनियमित आकृति की होती हैं, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, परंतु केंद्रक युक्त होती है और रंगहीन होती है। तो पहली लाइन याद रखनी है, केंद्रक युक्त व अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं, रंगहीन होती हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। दूसरी चीज क्या भी कहा जाता है भाई, इन्हें ल्यूकोसाइट। करती क्या है ये अपने अंदर, चौथे पाठ में हमने आपको बताया था प्रतिरक्षा व रक्त समूह में कि WBC कोशिकाएं ही हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, मतलब प्रतिरक्षा का कार्य करती है, रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं। तो ये WBC कोशिकाएं होती हैं रक्त में पाई जाने वाली, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करती है, अर्थात प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। इनका जो जीवन काल होता है लगभग 13 दिन से लेके 20 दिन तक का होता है भाई, औसत जीवन काल लगभग 13 से 20 दिन तक। ठीक है, अब जो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। WBC कितने प्रकार की होती हैं, कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में। कौन कौन से हैं, देखिए इसके दो भाग। एक इसका भाग है कणिकाणु, या इन्हें कह सकते हैं पर ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा इनका भाग है भाई अकणिकाणु, या इन्हें कह देंगे अपन अग्रेन्युलोसाइट। ये WBC के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। अब दूसरे प्रकार की रक्त कणिकाएं, रक्त कोशिका के बारे में बता रहे हैं हम आपको WBC के बारे में, और ये WBC के दो प्रकार हैं। दो प्रकार, दो भागों में बांटा जा सकता है WBC कोशिकाओं को या श्वेत रक्त कणिकाओं को, कणिकाणु और अकणिकाणु, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। नाम से ही पता लग रहा है कि जो कणयुक्त WBC हैं उन्हें तो कह दिया कणिकाणु, मतलब इन कोशिकाओं के अंदर कण, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, कणयुक्त होती हैं, और जो कणविहीन WBC होती हैं उन्हें कह दिया अकणिकाणु। अब जो ये कणयुक्त WBC हैं भाई, जो ये कणयुक्त WBC हैं, कणिकाणु मतलब ये 3 प्रकार की होती हैं। कणिकाणु कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन से हैं इसके 3 प्रकार? एक इसका प्रकार है न्यूट्रोफिल, एक इसका प्रकार है बेसोफिल, और एक इसका प्रकार है इओसिनोफिल। ये 3 प्रकार की होती हैं भाई कणिकाणु WBC। अब इन तीनों के बारे में यदि हम बात करें तो जो न्यूट्रोफिल होती हैं, हमने क्या कहा था WBC प्रतिरक्षा कार्य करती हैं, तो अब जितनी भी इसके प्रकार पढ़ेंगे अपन, सबका कार्य प्रतिरक्षा से संबंधित होगा, रोगों से लड़ने से संबंधित होगा। न्यूट्रोफिल जो होती हैं ये भक्षणकारी कोशिकाएं होती हैं, मतलब शरीर में प्रवेश करने वाले जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनका भक्षण करने का कार्य करती हैं। भक्षणकारी कोशिकाएं तो इन्हें एक और नाम दिया गया है, इन्हें सूक्ष्म भक्षाणु, माइक्रोफेज इंग्लिश में बोलते हैं, माइक्रोफेज या सूक्ष्म भक्षाणु भी कहा जाता। तो एक ही लाइन याद रखनी है, न्यूट्रोफिल क्या कार्य करती हैं, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगकारक सूक्ष्म जीवों के भक्षण का कार्य करती हैं, जिन्हें सूक्ष्म भक्षाणु भी कहा जाता है। बेसोफिल ये क्या करती हैं, कुछ रक्षात्मक प्रोटीन होती हैं भाई, प्रतिरक्षा से जुड़ी रहती हैं, जो भी हिपेरिन व हिस्टामिन। तो जो ये बेसोफिल कोशिकाएं या WBC जो होती हैं, ये इन्हीं रक्षात्मक प्रोटीन हिपेरिन और हिस्टामिन के निर्माण में सहायक होती हैं। इओसिनोफिल, जब कोई परजीवी संक्रमण होता है अपने अंदर या एलर्जी संबंधित कोई समस्या होती है, तो इनसे प्रतिरक्षा करने का कार्य करती हैं इओसिनोफिल। तो ये तीनों प्रकार की कणिकाणु WBC हो गई, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। एक एक लाइन याद रखनी है तीनों में आपको। न्यूट्रोफिल भक्षणकारी कोशिकाएं हैं जिन्हें सूक्ष्म भक्षाणु कहते हैं। बेसोफिल हिपेरिन और हिस्टामिन नामक जो रक्षात्मक प्रोटीन होती हैं, जो प्रतिरक्षा से जुड़ी रहती हैं, इनका निर्माण करती है। और इओसिनोफिल
जो कोशिकाएं हैं ये प्रतिरक्षा करती है हमारी परजीवी संक्रमण और एलर्जी से। दूसरे प्रकार की जो WBC है वो है भाई अपनी एकणिकाणु। ये जो एग्रेन्युलोसाइट या एकणिकाणु WBC होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं भाई। एक इसका प्रकार है मोनोसाइट और दूसरा इसका प्रकार है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब ये क्या कार्य करती हैं? जो मोनोसाइट हैं ये भी भक्षणकारी कोशिकाएं हैं, ये भी भक्षणकारी हैं, परंतु याद रखना है कि ये जो भक्षणकारी कोशिकाएं हैं परिपक्व होकर ये बदल जाती हैं वृहत भक्षाणु मतलब मैक्रोफेज में। भक्षणकारी हैं, परिपक्व होकर और भी अधिक तरीके से भक्षण का कार्य करती हैं तो ये बदल जाती है वृहत भक्षाणु या मैक्रोफेज। और जो ये लिम्फोसाइट हैं ये WBC ही शरीर के लिए आवश्यक प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। जो प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है शरीर के अंदर, उन प्रतिरक्षियों का निर्माण लिम्फोसाइट जो WBC है वो ही करती हैं। ठीक है, तो एकणिकाणु में आपको याद रखना है ये दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट भक्षणकारी कोशिकाएं हैं, परिपक्व होकर ये बदल जाती है वृहत भक्षाणु या मैक्रोफेज में। और जो लिम्फोसाइट हैं ये शरीर के लिए आवश्यक प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। तो इसलिए ये हो गया अपना दूसरा WBC। तीसरी कोशिकाएं आती हैं इसमें बिंबाणु या प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट्स ये भी जो है वो केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं और इन तीनों में इनका आकार होता है सबसे सूक्ष्म, मतलब सबसे सूक्ष्म आकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है इन्हें भाई? थ्रोम्बोसाइट। इनका जीवन काल होता है मात्र 10 दिन का। लगभग कितने दिन का होता है इनका जीवन काल? 10 दिन का। और करती क्या है ये अपने अंदर? जब हमारे चोट लग जाती है किसी कारण से, शरीर से रक्त बहने लग जाता है, तो हम देखते हैं उस रक्तस्राव वाले स्थान पर कुछ समय बाद खुरंड या थक्का बन जाता है जिससे बहता हुआ रक्त रुक जाता है। तो ये बिंबाणु या प्लेटलेट्स जो रक्त कोशिकाएं हैं ये रक्त कोशिकाएं रक्तस्राव वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है जिससे रक्त की अनावश्यक क्षति या रक्त का बहना रुक जाता है। ठीक है भाई, तो ये हुआ भाई परिसंचरण तंत्र का पहला घटक कौन सा? रक्त। जिसमें आपको इससे संबंधित जो बातें याद रखनी है, गहरे लाल रंग का गाढ़ा तरल संयोजी ऊतक है, निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, नवजात शिशुओं में प्लीहा में होता है, क्षारीय तरल है जिसका pH मान 7.4 है और एक सामान्य वयस्क मनुष्य में मात्रा लगभग 5 लीटर होती है। इसके संगठन को दो भागों में बांट सकते हैं। प्लाज्मा इसके 55% भाग बनाती है, इसके रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा हमारे अंदर हार्मोन्स और पोषक पदार्थों का वहन करती है। प्लाज्मा में 92% जल होता है और इसके 8% भाग का निर्माण कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों द्वारा किया। रक्त कणिकाएं 45% भाग का निर्माण करती हैं, रक्त का ठोस भाग बनाती हैं। रक्त कणिकाएं O2 व CO2 का वहन करती है और उत्सर्जी पदार्थों का वहन करती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC में याद रखना है केंद्रक विहीन लगभग गोलाकार कोशिकाएं हैं जिन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है जो श्वसन वर्णक के तौर पर भी कार्य करता है। औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। अब ये मृत और क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो इनका निपटारण यकृत व प्लीहा द्वारा किया जाता है, इसलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। WBC रंगहीन अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं और इनका जीवन काल लगभग 13 से 20 दिन तक का होता है। 2 प्रकार की होती हैं, कणिकाणु और एकणिकाणु। कणिकाणु मतलब कणयुक्त जो 3 प्रकार की होती हैं, ये याद रखना है आपको। और एकणिकाणु मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जिसमें मोनोसाइट भक्षणकारी और लिम्फोसाइट हमारे शरीर में आवश्यक प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। तीसरी कोशिका हो जाएगी बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ये इन तीनों में से सबसे सूक्ष्म आकार की होती है, केंद्रक विहीन होती है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है।
जीवन काल लगभग 10 दिन का होता है और रक्तस्राव वाले स्थान पर ये बनाती है रक्त का थक्का और रक्त को बहने से। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम परिसंचरण तंत्र के जो बाकी घटक हैं, हृदय, रक्तवाहिनियां और लसिका, उनके बारे में अध्ययन करेंगे।